आज तक जितने बटे हुए लोग दूसरे शोषण करते। अरे भाई थे तो गमित वे तो गोमोरा भी ले गए। हाँ वे तो गोमोरा तो थोड़े बड़ो तो कटे बने ना नहीं बढ़तो देश के पसे थे बड़ो भेड़ा की जाई रिया ने ग्रासी अवरे रे तो ग्रासी रे थोड़े तो बटे बड़ो गमित रे ने बिलो रे कटे बने ना ना के नहीं बढ़तो थे तो ठाकर। हाँ जो ग्रासी आया हारी फूलोड़ा हारी। हाँ हासी बात हो ने अंडा दी अपने गोमा वाला बिलन क्यों थे तो माजी रोना का बात करो तो थे तो ठाकर दा पेला ओ थोड़ी मैं तो माजी रोना ऐ फूलोड़ा हारी यू ठा दे के अपन थे हो वही सो कोई ठाकर केवाजी ठाकर पड़वा नहीं हो के बनेगा कोई बनेगा ठाकुर हमारे का क्यों मुझे ठाकर हो तो जाओगा हगा ही करवा के जापरो भाई आ गया होने अर्जुन जापरो इस के पेला तो अपना जो समाज है अपनी जो पहचान है सबसे पहला जो शब्द है वो भील है। तो हम राणा पुंजा भील के बारे में बात कर रहे थे तो वो पहले राणा पुंजा जो भील था उनका नाम था पुंजाजी भील। उनकी गोत्र थी होली। तो क्या होता है लगभग 16वीं शताब्दी में राणा प्रताप जो चित्तौड़ के राजा थे सभी रियासतों को अकबर जो बादशाह था उसने अपने अधीन ले लिया था। फिर चित्तौड़ को भी अपने अधीन करना चाहते थे लेकिन राणा प्रताप ने अंत तक हार नहीं मानने का निश्चय किया। लेकिन उनके पास भी सेना कम थी। तो क्या होता है फिर उनको खबर मिलती है कानो कान के पूरा ये जो इधर का भ्रमण क्षेत्र है जो जंगल का इलाका है इस क्षेत्र में भील राजा राज करते हैं और वो बहुत ही पराक्रमी होते हैं लड़ाकू होते हैं बहुत ही बहादुर होते हैं। तो उन लोगों को मिलना चाहिए कि वो किस तरीके से हमारी मदद कर सकते हैं और कैसे करेंगे हमें उनसे एक बार जरूर मिलना चाहिए। तो वो अपना दूत भेजते हैं उनसे मिलने के लिए और उनसे मदद मांगते हैं। राणा पुंजा जी ने कहा एक बार आप स्वयं चलकर आइए क्या मदद चाहिए किस बारे में चाहिए क्यों चाहिए वो हम मिलकर बात करेंगे। क्योंकि जो एजेंट होता है दलाल होता है बीच का व्यक्ति वो पूरी बात नहीं बताएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि बैठिए हमारे साथ में बैठिए जाजम पर बैठिए बात क्या है किस बात के लिए आपको हमारी मदद चाहिए। तो राणा प्रताप को बुलाया वहां पर और राणा प्रताप ने कहा कि अकबर है वो बहुत बड़ी सेना के साथ हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है तो आप लोगों से हम सहायता चाहते हैं सैनिक सहायता चाहते हैं कि आप हमारी तरफ से लड़ो। पर ऐसी बात है हाँ ऐसी बात है और हमारी जो जमीन है ये जंगल है इन सभी चीजों की हमें रक्षा करनी है। तो राणा पुंजा जी ने कहा ठीक है हमारे भी तो तुम्हारे को अधीन कर लिया तो कल उठ के तो हमारे ऊपर आएंगे तो हमें मिलकर लड़ना चाहिए यूं करके उनको वचन दिया। और हल्दी घाटी में 1576 में युद्ध होता है और अपने भील लोग होते वो छापामार पद्धति के उपयोग करते हुए उन अकबर की मुगल सेना को मुगल सेना अभी उसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताऊंगा क्योंकि उसमें लोगों ने इन सारी चीजों को एक को मुगल सेना एक को राजपूत सेना कहा लेकिन ये गलत है। राणा प्रताप की सेना थी उसमें हमारे आदिवासी भी थे मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे और जो अकबर की सेना थी उसमें भी हिंदू मुसलमान सभी थे। तो क्या ये कभी हिंदू और मुसलमान का युद्ध था? नहीं था। इस चीज को समझना ये केवल और केवल अपना राज बचाने का युद्ध था अपने रियासतें बचाने का युद्ध था। तो उनमें भी राजपूत लोग थे मुसलमान लोग थे और उनकी आपस में लड़ाई होती है। अपने भील लोग बहुत ही पराक्रमी थे उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से युद्ध लड़ा और वहां से पीछे हटने के लिए मजबूर किया अकबर की सेना को और कई समय तक उनको चित्तौड़ में नहीं घुसने दिया। तो उस समय राणा पुंजा को राणा प्रताप के परिवार उनके माँ बाप ने और उनके परिवार ने मिलकर उनको राणा की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? राणा। जो भी लड़ने वाले वीर सैनिक हैं और आप इनके अगुआ हो आप इनके मुखिया हो आप सभी राणा हो
और आज से आपको राणा के नाम से जाना जाएगा। और जो चित्तौड़ का जो राज चिन्ह है उस पर जैसे चित्तौड़ का आधा राज तुम्हारा और आधा हमारा, और आज भी राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत का चित्र है, एक तरफ भील का चित्र है कि नहीं है? तो हमारा स्वाभिमान बहुत ऐतिहासिक है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। लेकिन आज हम क्या हो गए? कमजोर हो गए। हम कमजोर हो गए। कैसे कमजोर? हमारा मनोबल कमजोर हो गया कि ये चीज हम नहीं कर सकते, वो चीज हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आज जो सबसे बड़ी जो कमी है वो मैं बता रहा हूँ, शिक्षा की कमी। हमने अपने इस कमेटी का जो उद्देश्य सबसे पहले ये रखा कि हमारे समाज को शिक्षा से जोड़ना पड़ेगा और हर जो वंचित लोग हैं हमारे समाज के, जहां जहां पर शिक्षा नहीं पहुंची है, हम सभी युवा वर्ग जो पढ़े लिखे वो मिलकर कोशिश करें और हमारे समाज के आने वाली जो पीढ़ी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ें। और शिक्षा से जुड़ेंगे तो वो शेर की तरह दहाड़ेंगे, अदरवाइज उनके पास कोई नॉलेज नहीं होगा, उनके पास जानकारी नहीं होगी, ना तो वह कभी बोल सकते हैं, ना कभी किसी का सामना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उनको दबा रहे, अरे ये तो कानून के अंतर्गत नहीं आता है, ये तो कानूनी रूप से गलत है, अपने को पता ही नहीं कानून क्या है। तो हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को कानून भी पढ़ाना पड़ेगा, इतिहास भी पढ़ाना पड़ेगा, भूगोल भी पढ़ाना पड़ेगा और अपने स्वाभिमान को फिर से जागृत करना पड़ेगा। अपने स्वाभिमान को जागृत करोगे तभी आप अपने हक की लड़ाई लड़ पाओगे। आज आपने देखा होगा अभी जो हमारे कार्तिक भाई का परिवार वहां पर बैठा हुआ था, उनकी हत्या हो जाती है। हमारे बहुत से जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो आदिवासी परिवार की भट्टी से तपकर बाहर निकले, उन्होंने वहां पर भाई को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। आज तक संघर्षरत है। हमारे को कहने के हमारे भाई वहां पर गए थे, उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है कि अभी भी कोई पूरी तरह से आश्वस्त नहीं किया जा रहा है। तो कहने के प्रशासन है, हमें कहना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रशासन के हम भी आएंगे। प्रशासन किसके लिए? जनता के लिए। और प्रशासन हमारे यहाँ पर नहीं सुन रहा है। ये कल परसों की बात है, जयपुर में वहां पर 50 लाख रुपए दे दिए, उदयपुर में 3-4-5 महीने पहले वहां पर 50 लाख रुपए दिए, 2 जनों को परिवार के लोगों को नौकरी दी, 2 जने सूचना देने वालों को भी दे दी। और यहाँ पर 1 जने की नौकरी मांग रहे वो भी नहीं, पट्टा मांग रहे वो भी नहीं, और दे रहे अरे क्या दे रहे हो? तो ये हमारी कमजोरी। आप वहां के सभी भाई जो सिरोही के आसपास, शिवगंज के आसपास, रेवदर के आसपास, हमारे आबू पिंडवाड़ा के जो भी आदिवासी भाई हैं, कहीं न कहीं आज भी दबे हुए हैं, वो आवाज नहीं उठा रहे। देखो, हमारा व्यक्तिगत संबंध किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता से हो सकता है, लेकिन अगर समाज की बात आती है, समाज के हक अधिकार की बात आती है, समाज के शोषण की बात आती है, समाज के साथ अत्याचार होने की बात आती है, तो हमें खुलकर सामने आना चाहिए। किसी की गुलामी नहीं करनी चाहिए। अगर आप गुलामी करते हो तो कभी अपने समाज को हक नहीं दिला पाओगे। ये यहाँ से लिखकर जाओ। ये आपको बात समझनी पड़ेगी। इसीलिए हम अपने समाज में जगाने का काम करें। तो आपका सबसे पहला जो नारा था वो ये था, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। अब बहुत सारे लोग जय जोहार भी बोलते हैं, लेकिन कई जनों को अर्थ पता नहीं हो सकता है। तो जोहार का मतलब है हम किसी अपने देवी देवता, हमारे पुरखों को नमन करते हैं तो उस समय जोहार करते हैं। आपस में बोलते हैं, बड़े बुजुर्गों को पगे पड़ते हैं तो उस समय भी जोहार का अभिवादन किया जाता है। आज भी प्रचलन में, हमारे इस बेल्ट में प्रचलन में है, आपके गांव वाले बेल्ट में शायद प्रचलन में नहीं होगा। तो जोहार का मतलब है सबका कल्याण करने वाली
उस कुदरती शक्ति की जय, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने और आशीर्वाद लेने में किया जाता है। तो इससे भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, ये हमारे समाज का अभिन्न अंग है और हमारी पौराणिक पहचान है। दूसरा शब्द है जय आदिवासी। आदिवासी कौन है? आदिवासियों को इस देश का मालिक कहा जाता है, लेकिन आदिवासी है कौन? आदिवासी इस मिट्टी का मूल बीज, मूल मालिक, मूल वंशज, इसी मिट्टी में पैदा हुआ, जो कहीं गया हुआ नहीं है, इसी मिट्टी में पैदा हुआ और यहीं रह रहा है। जब से पैदा हुआ तब से ये बीज यहीं पर रह रहा है, वह आदिवासी। और दूसरे कई लोग हैं जो कालांतर में बाहर से आए, साक, कुषाण, हूण, यवन, आर्य, मुगल, अंग्रेज, ये सभी यहाँ बाहर से यहाँ पर आए और धीरे धीरे क्या किया, अपने लोगों को दाना डाल दिया, मानसिक रूप से गुलाम बना दिया और उन्होंने जमीनें हड़पना शुरू कर दिया। और आज भी ले रहे हैं। आज अब काले अंग्रेज बचे हुए हैं, उनमें से जो कुषाण, हूण, यवन, मुगल, या आप जो इतने सारे लोग आए ना, उसमें से अब काले अंग्रेज बन के रहे। वो क्या करें, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के माध्यम से राज किया था। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में आते, अपने वाले किसी भाभी को, काकी को बुआ बना देते हैं और अपने आदमियों को मामा बना देते हैं। क्या बनाते हैं? मामा। अरे मामा मारे तो यू करबू तू, अरे बुआ माँ तो यू करबू तू, ओ भी राजी हो, और देखो बुआ बनावी न, ओ भी राजी, आदमी राजी हो, देखो मामा बनावी हो, मामा भोने की, अरे मामा करता करता हारी लीधु। ये हकीकत है। आप देखना, अब्रोड बेल्ट में अपने जो ग्रासिया समुदाय, भील समुदाय की जो भी जमीन है गांवों के पास में, पूरी की पूरी खरीद लिए। केवल कहने को यह कि हमारे समाज के लोग यहाँ रहते थे। बाकी अब जंगल की तरफ भाग रहे। जंगलों में फॉरेस्ट वाले, जो सरकार का जो विभाग है, उसने कब्जा करा हुआ है। भागो यहाँ से। जाओगे कहाँ? हवा में रहोगे क्या? लटकोगे हवा में? नहीं लटक पाओगे। आप भी गांवों में रह रहे हो तो यहां से भी जमीन तो खत्म होगी, फिर कहां जाओगे? तो सरकारी शासन प्रशासन में भी आजकल नौकरियां है, वो पूरे राजस्थान का शेड्यूल बनाया हुआ है कि राजस्थान का कहीं से भी आके यहाँ लगेगा। तो हमारे यहाँ तो लोग कमजोर हैं, पढ़ाई भी अब करने लगे, तो जिले का एक वो बनाना चाहिए क्राइटेरिया कि जिले वाइज भर्ती हो, तो कम से कम हमारे लोगों को मौका मिले, हमारे लोग नौकरियों में जाएंगे। अन्यथा हम उन जनरल जो एसटी है, बाहर के जो आप जयपुर के आसपास के लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे, उनसे हम कभी कंपटीशन बहुत कम मात्रा में कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, कर तो पाएंगे, लेकिन एक दो हम लगे, 98 वो लगे, तो वो कोई ज्यादा मायने रखता नहीं है। इसलिए समय बहुत कम है और भी वक्ता बोलने वाले हैं। कुछ लापसी की भी व्यवस्था है, तो आप सभी यहाँ पर बैठे। अंत में लापसी का वितरण किया जाएगा, तो आप जाए नहीं। भाइयों ने खर्चा किया है, आप सभी ने खर्चा किया मिलकर, तो कोई जाए नहीं, सुनकर जाए सभी को। तो ये बात थी। दूसरी बात थी जय भील प्रदेश। भील प्रदेश क्या है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन जो इलाकों में जो जिले आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहां पर पहले भीलों का राज था। भील राजाओं का राजा। किसका राजा? भील राजाओं का, जिनको भील राजा कहा जाता था। उसमें से ही जो यहाँ आदिवासी सभी रहते हैं। आज तो क्या हो गया, ये तो डोंगरी ग्रासिया, ये डोंगरी भील, ये वसावा, तड़वी, बिलाला, गावी, पटेलिया, बारेला,
कितने सारे लोग हो गए, सभी भील हैं, लेकिन सभी अपनी अपनी खींच रहे, नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो भील तो नहीं हूं, पर है कौन? भील शब्द है, भील शब्द का मतलब है तीर कमान चलाने वाला। इसको आज व्यक्तिगत एक जाति में बांध लिया है, बाकी ये समुदाय है, समस्त आदिवासी समुदाय तीर कमान चलाता है और इसकी ये परंपरागत इसकी पहचान है। और उस पूरे इलाके को मिला के भील प्रदेश कहा गया है। और उस भील प्रदेश के लिए समय समय पर उन पूरे क्षेत्र में आवाजें भी उठाई जाती है और इसी के नाम से भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा, भील प्रदेश महिला मोर्चा बने हुए हैं। जो सामाजिक संगठन है उनके साथ आप जुड़िए, जुड़कर काम करिए और कहीं पर भी अपनी आदिवासी समाज के साथ में शोषण होता है, अत्याचार होता है, उनके खिलाफ आवाज उठाइए और मिलकर आर्थिक सहयोग के माध्यम से अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए ऐसे कोचिंग सेंटर खोलने के लिए प्रयास करिए, जिससे आने वाले 10 साल में यहाँ पर शिक्षा का ऐसा प्रचार हो और शासन प्रशासन में अपने यहाँ से आने वाली पीढ़ी के लोग जाने चाहिए, जिससे हम इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज हम कभी इस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इस सिस्टम में घुसना कैसे? शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा को अवेलेबल कौन करवा रही है? सरकार, लेकिन कहीं न कहीं उसमें भी खामी हो रही है, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाके वो सही तरीके की शिक्षा देंगे। और हमें कोचिंग सेंटर खोल के उनको नौकरियों के लिए तैयार करना है, बड़े बड़े प्रशासनिक पदों के लिए तैयार करना है, बड़े बड़े वकील बनाने हैं, लड़ने वाले लोग बनाने हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बनाने हैं और जो अपना प्रतिनिधित्व कर सके ऐसे राजनीतिक लोग भी बनाने पड़ेंगे, तब जाकर चहुमुखी पूरे समाज का विकास होगा। अदरवाइज एक जने के भरोसे, 2 जने के भरोसे, 3 जने के भरोसे काम होने वाला नहीं है। हर गांव से, हर फली से, हर परिवार से सामाजिक कार्यकर्ता निकलना पड़ेगा और वही सामाजिक कार्यकर्ता तय करेंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है वो किस तरीके का होगा, उनकी मानसिक विचारधारा है वो किस तरीके की होगी, वो हमें तय करना पड़ेगा। और वो भी कहाँ तय करेंगे? सामाजिक जाजम पर हम तय करके भेजेंगे कि हमारा जो लीडर है ये होगा। हम सभी आज जो बैठे हैं ना, वैसे के वैसे पूरा बैठेंगे, हमारा जो लीडर है ये होगा। इनको हम विधानसभा में भेजेंगे, लोकसभा में भेजेंगे, पंचायत समिति में भेजेंगे, जिला परिषद में भेजेंगे और गांव स्तर पर अपने पंचायत में भेजेंगे। ऐसे बोलने वाले लोग होंगे, तब जाकर अपने समाज की आवाज है वो एक कड़ी से कड़ी मिलती हुई आगे जाएगी और अपने जो हक अधिकार के लिए जो आवाज है वो बुलंद करेंगे और वो हमें मिलकर रहेंगे। तो इन सारी चीजों के लिए आपको काम करना है। तो इसका जो सबसे बढ़िया एक होने का जो अपने पास मौका है वो है आदिवासी परिवार की सांस्कृतिक शुद्धिकरण और वैचारिक एकीकरण की जो नीति है उसके माध्यम से चलना पड़ेगा। सांस्कृतिक शुद्धिकरण में संस्कृति है अपनी, उसको बचा कर रखना है, अपनी पहचान को बचाना है और अपने विचारों को एक करना है। विचार एक हो गए, हम सभी एक जाजम पर आएंगे, एक जाजम पर आएंगे, तो आने वाले समय में अपना जो भविष्य वो उज्जवल होगा। हम अपनी आवाज भी रख सकते हैं, हम किसी की आवाज भी बन सकते हैं और किसी के शोषण अत्याचार होने पर उसको बचा भी सकते हैं। तो शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो और शिक्षा ऐसी हासिल करो जो तर्कशील शिक्षा हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली शिक्षा हो। अंधभक्त और पाखंडी बनाने वाली शिक्षा हासिल मत करो। अगर अंधभक्त बन गए, पाखंडी बन गए, तो आपकी शिक्षा हासिल करने का कोई औचित्य नहीं है। तो बातें कहने को बहुत सारी है, लेकिन और भी कार्यक्रम में मिलेंगे, बातें बताएंगे। जितनी मोटी मोटी बातें जो आपको बतानी थी मैंने लगभग बताने की पूरी कोशिश की है, तो आप भी कोशिश करिए, तो अपना समाज वो आगे बढ़ेगा। तो अंत में एक शायरी हो जाए कि रेत पर लिखे नाम कभी, रेत पर हम कभी लिखते नहीं, रेत पर हम कभी लिखते नहीं और रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं, रेत पर लिखे नाम कभी टिकते नहीं। लोग कहते हम पत्थर दिल है, लोग कहते हम पत्थर दिल है,
लेकिन पत्थर पर लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं, पत्थर पर लिखे हुए नाम कभी मिटते नहीं। तो पत्थर पर ऐसे नाम लिखकर आपको जाना है। जोहार, जय आदिवासी, जय भीम प्रदेश, जय भारत, जय संविधान।